मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि एक मजबूरी का सौदा था जो मेरे माँ बाप ने मेरे गले डाल दिया था। हर लड़की की इच्छा होती है कि वह ऐसे आदमी की पत्नी बने जिसकी जिंदगी में वह पहली औरत हो, लेकिन मेरी बदनसीबी यह थी कि मैं एक ऐसे आदमी की पत्नी बनी थी जो पहले से ही शादीशुदा था, जिसकी एक 8 साल की बेटी भी थी। उसकी पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन सौतेली बेटी तो थी ना। यह ऐसा कांटा था जो मेरे सीने में चुभ सा गया था। जब यह रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि जिस उम्र में तुम पहुँच गई हो, तुम्हारे लिए कम उम्र लड़कों का रिश्ता नहीं आएगा। मैं यह सोच रही थी कि मेरा कसूर ही क्या था, बस यही कि मैं एक मामूली शकल सूरत की लड़की थी, या फिर मेरे माँ बाप के पास देने के लिए ढेर सारा दहेज न था जो मेरी इस कमी पर पर्दा डालता। मेरी उम्र इस समय 34 साल हो चुकी थी और मेरी माँ को लगा कि बस यह रिश्ता ही मेरी आखिरी रिश्ता है। अगर यहाँ मेरी शादी ना हुई तो मैं सारी जिंदगी कुंवारे अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहूंगी। इसलिए मुझ पर सख्ती करके यह कहा गया कि खबरदार, जो तूने इनकार किया और दिल पर पत्थर रखकर अपने माँ बाप की मर्जी के आगे मैं सर झुका दिया था। मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन दिल से अभी तक इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई थी। और अब पिछले 2 घंटे से मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, जिससे मुझे फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर में मेरे कमरे का दरवाजा खुला, मगर मेरा पति अंदर दाखिला अकेला नहीं हुआ था, बल्कि उसकी 8 साल की बेटी भी अंदर आई थी। जैसे हाव भाव मुझे देखकर बच्ची के चेहरे पर उभर आए थे, कुछ ऐसे ही ख्याल मैं भी अपने दिल में उसके लिए रखकर आई थी। उसने बड़ी नागवारी और गुस्से से मुझे देखकर अपना रुख बदल लिया था। फिर अपने बाप का हाथ पकड़कर कहने लगी, पापा, यह क्या मेरी मम्मी है? शिवम ने हाँ में सर हिला दिया। कहने लगे, हाँ, यही तुम्हारी नई मम्मी है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। शिवम बच्ची को लेकर मेरे पास बैठ गए और कहने लगे कि यह मेरी बेटी श्रेया है, इसे अपनी ही बेटी समझना। मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। जितना तुम इसे खुश रखोगी उतना ही तुम इस घर में खुश रह सकती हो, वरना दूसरी सूरत में शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे मेरी असल औकात याद दिला दी थी कि मैं यहाँ पर उसकी बेटी की नौकरानी बनकर आई हूँ। अगर मैं उसे खुश रखूँ तो मैं इस घर में रह सकती हूँ, वरना मेरी इस घर से छुट्टी। मेरे दिल में उस दिन से उस बच्ची के लिए नफरत का बीज हो चुका था। वह बच्ची मुझे देखकर इस तरह अपनी नाक भाव चढ़ा रही थी जैसे कि वह मेरी मालकिन हो और मैं उसकी नौकरानी हूँ। मुझे उस लड़की के सामने अपनी बेइज्जती सी महसूस होने लगी थी। वह लड़की कहने लगी, पापा, आज मैं नई मम्मी के साथ सोऊंगी। मैं तो पहले से ही शिवम के शब्द सुनकर तपी बैठी थी। मैंने एक शब्द भी उसे नहीं कहा और उठकर खड़ी हो गई। मैं सीधा अपनी अलमारी के पास गई, वहां से अपना एक सादा सा सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। अपनी इतनी इंसल्ट को मैं कैसे सह सकती थी? क्या मैं इतनी गिरी पड़ी लड़की थी कि जिससे वह आदमी यूं बात करता है? जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो शिवम मुझे बड़ी बुरी तरह से घूर रहे थे। मुझे सादे से कपड़ों में देखकर वह गुस्से से लाल पीले हुए थे। यह देखकर मेरे अंदर लगी आग पर थोड़ी सी ओस की बूंदें पड़ गई थी। मैं उन औरतों में से हरगिज से नहीं थी जो मर्द की हर जुल्म सितम को खामोशी से सहन कर लेती है और सब्र का लवादा ओढ़कर इंतजार करती रहे कि कब उनके पति के दिल में उनकी जगह बनेगी। मैंने बस एक सरसरी सी नजर दोनों बाप बेटी पर डाली थी और बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मेरे पति शिवम को शायद मेरी इस बेरुखी की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी बेटी श्रेया से कहने लगा, श्रेया, आज पापा तुम्हारे कमरे में सोएंगे। यह कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। वो मुझे क्या जताना चाहते थे कि इस रात वो मेरे कमरे में नहीं आएंगे, अपनी बेटी के पास सो जाएंगे, तो मैं यह समझूंगी कि उसकी बेटी की अहमियत उसकी नजर में बहुत ज्यादा है और मेरी नहीं। अगर उस आदमी को मेरी परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं अपने कमरे का लैंप ऑफ करके आराम से सो गई। अभी मुझे नींद आ ही नहीं पाई थी कि दरवाजा खुल के जोर से बंद हुआ था। मेरी आंख खुल गई, कमरे की सारी लाइट्स जल गई थी। शिवम बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुए थे। मेरे पास आकर कहने लगे, उठकर बैठो जरा। उनके इतने सख्त शब्दों पर मैं थोड़ा सा घबराई थी।
मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, जी बोलिए। अगले ही पल उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह पकड़ लिया। कहने लगे, जो हरकत तुमने आज मेरी बेटी के सामने की है ना, आइंदा ऐसा करने का सोचना भी मत। क्या था कि अगर तुम मुझसे प्यार से बात कर लेती। मैंने बुरी तरह से उनका हाथ पीछे झटका था। मैंने कहा, मेरे साथ बदतमीजी से बात ना करें। मेरी आपके साथ शादी हुई है, ना कि आपने मुझे खरीद लिया है। आप मुझे सम्मान के साथ पत्नी बनाकर इस घर में लाए हैं, तो सम्मान के साथ रखें। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं कि मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी समझूं, लेकिन यह कौन सा तरीका है कि छोटी सी बच्ची के सामने आप मुझे दो कौड़ी का करके रख दें, उसके सामने यह जताएं कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। आपके सामने अगर मेरी इज्जत आप नहीं करेंगे तो कल को वह मुझे कैसे माँ समझेगी, मुझे कैसे इज्जत देगी। यही बात अगर आप मुझसे अकेले में कहते तो मुझे इतनी बुरी ना लगती। जिन शब्दों में शिवम ने मुझसे बात की थी, मैंने भी वही शब्द अपनाए थे। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के हाव भाव बदलने शुरू हो गए थे। फिर वह मेरे पास आकर बैठे। कहने लगे, आई एम सॉरी, बस मुझे यह चिंता थी कि कहीं तुम मेरी बेटी के साथ सौतेला वाला व्यवहार ना करो, इसलिए तुम्हें याद करवाना चाहता था कि मेरी बेटी से प्यार करना वह मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। इस बार शिवम के शब्द कुछ नरम थे। मैंने कहा, आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी, लेकिन आप ये बातें मुझसे अकेले में भी किया करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप श्रेया के सामने मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो वह कभी भी मुझे माँ नहीं समझेगी। मेरी बात सुनकर शिवम ने हाँ में सर हिला दिया था। कहने लगे, हाँ यह मेरी गलती है, आगे से तुम्हें भी मुझसे ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। फिर शिवम बताने लगे कि श्रेया की माँ से उनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में बहुत प्यार था। बहुत ही प्यार से अपनी जिंदगी बिता रहे थे, और जब श्रेया 7 साल की थी तब श्रेया की माँ चल बसी थी। श्रेया को एक माँ का प्यार मिल सके इसलिए उन्होंने यह शादी की है। शिवम का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं भी सोच चुकी थी कि चलो 8 साल की बच्ची ही तो है, थोड़ी सी प्यार, थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान दूंगी और खुद मुझसे घुल मिल जाएगी और मुझे माँ समझने लगेगी। और फिर श्रेया थी भी तो कितनी प्यारी सी। मेरे दिल में जो श्रेया के लिए नफरत थी वह अब कम होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अपने प्यार से मैं उसे अपना बना लूंगी। शिवम ने मुंह दिखाई में मुझे सोने की अंगूठी पहनाई थी और फिर एक झटके से शिवम ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मैंने भी अपनी नई जिंदगी का सफर शिवम की संगत में शुरू किया, लेकिन श्रेया के बारे में जो मैंने सोचा था कि बहुत ही प्यारी और मासूम सी है, ऐसा नहीं था। वह लड़की बहुत होशियार थी। 8 साल की उम्र की लड़की के बारे में मैं इन बातों का गुमान भी नहीं कर सकती थी जो वह करती थी। खैर सुबह हुई तो मैं उठकर किचन में आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि घर संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए शादीशुदा दुल्हनों वाले नखरे मैंने नहीं किए थे। मैंने शिवम के लिए नाश्ता बनाया और अपने श्रेया के लिए भी अंडा ब्रेड ही बना लिया। नाश्ता टेबल पे लगाया तो शिवम मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आए थे। मुझे यूं टेबल पर नाश्ता लगाते देखकर और भी ज्यादा खुश हो गए और मुझे अपने साथ लगाते हुए खुश दिली से कहने लगे, थैंक यू सो मच, इतनी जल्दी मेरा घर संभालने के लिए। शिवम के इतने से ही प्यार से मैं पिघल गई थी। मुझे जिंदगी में चाहिए ही क्या था, बस अपने पति का साथ और प्यार। इतनी देर में श्रेया भी कमरे से बाहर आ गई। नाश्ता देखकर कहने लगी, पापा आज मुझे अंडा ब्रेड नहीं खाना, मम्मी से कहिए कि मुझे पराठा और ऑमलेट बना कर दे। मैंने अभी तो नाश्ता बनाया था और मैं भी अभी नाश्ता करने जा ही रही थी कि तब तक श्रेया की नई फरमाइश ने मुझे परेशान किया था। मैंने कहा, श्रेया बेटा आज अंडा ब्रेड ही खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए पराठा बना दूंगी, अभी अंडा कौन खाएगा। मैंने बड़ा नरम और मीठा रवैया इस्तेमाल किया था, क्योंकि यह मेरा पहला दिन था और मैं श्रेया के दिल में अपने लिए कोई नफरत या गलतफहमी नहीं डालना चाहती थी। लेकिन उसने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, मैंने कहा ना मैं यह नहीं खाऊंगी। यह कहते ही उसने प्लेट पकड़ी और जमीन पर पटक दी। यह देखकर तो मैं दंग सी रह गई थी। वह इतनी सी बच्ची इतनी बदतमीज थी। उससे ज्यादा गुस्सा तो मुझे शिवम पर आया, जो उसकी इस बदतमीजी पर बिल्कुल खामोश बैठे थे, बल्कि मुझे ही कहने लगे, यार तुम इसे बना दो जो खाना चाहती है। शिवम के सामने मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी।
इसलिए जमीन से प्लेट उठाई, अंडा उठाया और सफाई करके किचन में आ गई। मैं पराठा ऑमलेट बनाकर उसके सामने रख दिया। अभी मैं नाश्ता करने ही बैठी थी कि जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में लिया तो सी सी करने लगी। कहने लगी, सो स्पाइसी पापा, उफ इसमें बहुत तेज मिर्च है। यह कहकर उसने सामने रखे जग से पानी पिया। शिवम मुझे घूरने लगे, कहने लगे कि तुमने कितनी मिर्ची डाल दी है, तुम्हें पता नहीं है एक छोटी बच्ची के लिए ऑमलेट बना रही हो, इतनी सारी मिर्ची डालने की क्या जरूरत थी। मैंने एक निवाला पराठे का तोड़ा और उसमें ऑमलेट डालकर शिवम के मुंह में डाल दिया। मैंने कहा खुद चख कर देख ले कि कितनी मिर्ची है। शिवम ने खाया तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर उन्होंने अपनी बेटी को घूर के देखा और कहने लगे, श्रेया ऑमलेट बिल्कुल ठीक बना है, अब चुपचाप खाओ, समझी। मैं उस 8 साल की बच्ची की चालाकी को फौरन से समझ गई। मैं जानती थी कि उसे मुझे देखकर तकलीफ हो रही है, इसलिए वह मेरे बनाए हुए ऑमलेट में कमी जरूर निकालेगी। श्रेया ने बेदिली से नाश्ता किया और उठकर चली गई। जैसे जैसे समय गुजरने लगा था, श्रेया की हरकतें मेरे लिए अब बर्दाश्त करने से बाहर हो रही थी। मैं पूरा दिन किचन में काम कर कर के थक जाती थी और जब अपने कमरे में लेटने जाती है तो वह मेरे बने हुए खानों में नमक मिर्च ज्यादा कर देती। रात को जब शिवम खाना खाते तो मुझे डांटते कि तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता है, जिस पर श्रेया और आग लगाने का काम करती। श्रेया अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे तो लगता है मम्मी जानबूझकर स्पाइसी तेज करती है ताकि उन्हें खाना ना बनाना पड़े। इस तरह के शब्द शिवम को और भी गुस्सा दिला देते हैं। अगले दिन मैंने यह तरीका अपनाया कि खाने में नमक मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाला और जब रात को शिवम ने खाना खाया तो कहने लगे, आज तो नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। यह देखकर श्रेया जरूर परेशान थी। मैंने कहा, इसलिए कि आज मैंने खाने में नमक मिर्च बिल्कुल डाला ही नहीं है। शिवम का निवाला हाथ में ही रह गया। वह मुझे हैरत से देखने लगे। मैंने कहा, मुझे लगता है कि घर में कोई भूत है जो खुद ब खुद खाने में नमक मिर्च डाल जाता है। हालांकि आज के खाने में मैंने तो कुछ भी नहीं डाला और देखे खाने में नमक मिर्च पहले से मौजूद है। मैं रोजाना खाना बिल्कुल ठीक बनाती हूँ, लेकिन शायद कोई भूत की बच्ची है जिसे न जाने मुझसे क्या बैर है कि मेरे खाने में नमक मिर्च तेज कर देती है। फिर मैं शिवम से कहा कि ऐसा करे, किसी बाबा को बुलाकर घर का इलाज करवाए, वरना रोजाना आप मुझे ही बुरा भला कहते रहेंगे। यह सुनकर श्रेया उठकर फौरन से चली गई। शिवम भी शायद समझ गए थे कि यह श्रेया की शरारत है, इसलिए मुझसे शर्मिंदगी से नजर चुरा रहे थे। कहने लगे कि शायद श्रेया ने ही शरारत की होगी, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा, आगे से वह ऐसा नहीं करेगी। शिवम नजर चुराते हुए मुझसे कहने लगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, छोटी ही तो है। शिवम के सामने मैं अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ श्रेया ने मेरे साथ किया, मेरे होश उड़ चुके थे। यह एक ऐसा सदमा था कि श्रेया के लिए मेरे दिल में नफरत बहुत गहरी हो चुकी थी, इतनी गहरी कि अगर वह मर भी जाती तो उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। यह भगवान मुझसे एक खून माफ कर देता तो मैं श्रेया का गला दबाकर उसकी जान ले लेती। उसने मेरी जिंदगी में अंधेरा भर दिया था। उस दिन मैं किचन में सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई, थोड़ी देर बाद श्रेया और शिवम मेरे कमरे में आए थे। श्रेया की आंखें भीगी हुई थी, शायद वह रोई हुई थी। शिवम भी जरा चुपचाप और थोड़े गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने श्रेया से कहा कि माफी मांगो अपनी माँ से और वादा करो कि आइंदा तुम कोई भी ऐसी शरारत नहीं करोगी। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई थी, लेकिन नजरें उसने झुकाई हुई थी। एक बार फिर मेरी तरफ नहीं देखा था। उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वह दिल से मुझसे माफी मांगने नहीं आई थी, बस अपने पापा के मजबूर करने पर आई थी। मुझसे कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा कि कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन देखो ना, मैं पूरा दिन किचन के सारे काम करते करते थक जाती हूँ। तुम्हारे पापा भी सुबह का नाश्ता करके रात को भूखे ही घर आते हैं और खाने में अगर उनको इतनी तेज नमक मिर्ची मिलेगी तो वह ठीक से खा भी नहीं पाएंगे और उनकी सेहत खराब हो जाएगी और फिर तुम्हारे पापा की ही सेहत खराब होगी ना। तो ऐसा करके तुम अपने पापा को ही परेशान करती हो। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, कोई नाराजगी गुस्सा है तो तुम साफ कह दिया करो,
ऐसा करने की क्या जरूरत है? मैं भी बड़े मीठे अंदाज में उसे तंज किया था। उस समय मेरा दिल बहुत शांत था क्योंकि शिवम मुझे समझाया था और श्रेया ने जो गलती की थी श्रेया को उस बात का एहसास दिलाया था। शिवम ने श्रेया से कहा, देखो श्रेया, कितनी अच्छी है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा कितना एहसास करती है। यह सुनकर श्रेया कमरे से बाहर चली गई। मैंने कहा, शिवम आपको क्या जरूरत थी बच्ची से यह सब करवाने की? कोई बात नहीं, आप खुद ही उसे समझा देते। मुझे भी बस शिवम की नजरों में अच्छा बनना था। पूरा दिन अगर श्रेया मुझसे बात नहीं करती तो मैं भी उसे मुंह नहीं लगाती थी। हाँ, शादी के कुछ दिन तक मैं श्रेया से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी करती थी। मैंने भी उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। जब उसके पापा चले जाते तो मैं भी उसे बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती थी। वह स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। कुछ दिन बाद ही मैं डॉक्टर से चेकअप करवाने गई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ढीली ढीली सी लगने लगी थी। कुछ भी खाने का मन नहीं होता था तो डॉक्टर ने मुझे प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सुना दी। यह सुनकर तो मैं बेहद खुश हुई थी और मुझसे ज्यादा खुश तो शिवम हुए थे। शिवम मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे थे। काम के लिए एक काम वाली भी रख दी थी। मुझे खाने पीने के लिए हमेशा ही समझाते रहते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखो, तुम्हारे अंदर कमजोरी ना आ जाए। ऑफिस में भी होते हैं तो कई बार मुझे घर पर फोन करते, बार बार मेरी तबीयत का पूछते और कभी जूस पीने को कहते, कभी फ्रूट खाने को कहते और कभी कहते कि खाना टाइम से खाया या नहीं। कभी मेरी तबीयत का पूछते कि कैसी तबीयत है। अभी तक इस बात की खबर श्रेया को नहीं हुई थी। जब भी वह शिवम को मेरे आगे पीछे घूमते देखती, फिर ख्याल रखते रखते ही तो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। फौरन से वह जोर जोर से रोने लगती, पापा पापा पुकारने लगती। शिवम जब उसके पास जाते तो वो कहने लगती, मुझे डर लगता है, आप मेरे पास बैठे। मैं जानती थी कि उसे यह चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि शिवम मुझे अहमियत दे रहे थे, मेरा ध्यान रख रहे थे। थोड़ा समय आगे गुजरा मेरी प्रेगनेंसी के। अब 6 से 7 महीने हो चुके थे। अब मेरा शरीर बाहर को उभरने लगा था तो शायद श्रेया को थोड़ा सा शक हुआ था। फिर एक बार शिवम ने कह भी दिया कि बहुत जल्द तुम्हारा कोई बहन या भाई आने वाला है। ये सुनना था कि श्रेया की रंगत सफेद पड़ गई। वह जोर जोर से रोने लगी। वो शिवम के साथ लग गई और कहने लगी, नहीं पापा, मुझे कोई बहन भाई नहीं चाहिए, मैं अकेली ही ठीक हूँ। शिवम कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं कहते, श्रेया छोटा भाई बहन आएगा तो तुम्हारा भी दिल लग जाएगा, तुम उसके साथ खूब खेलना। शिवम उसे बहलाने लगे, लेकिन वो तो जुनूनी सी हो गई थी। कहने लगी, नहीं, मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई बहन भाई नहीं चाहिए। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी। जब मुझे छत से श्रेया के चीखने की आवाजें आने लगी, मैं एकदम से घबरा कर रह गई। मैं मानती हूँ मैंने कभी उसे माँ जैसी मोहब्बत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी पत्थर दिल नहीं थी। मेरा दिल एकदम से घबरा गया था। मुझे लगा शायद श्रेया कहीं से गिर गई है, उसे चोट लग गई है। मैं बदहवासी से भागती हुई सीढ़ियों के पास तक पहुंची थी। हालांकि डॉक्टर ने मुझे ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए मना कर रखा था, लेकिन फिर भी मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। जैसे ही मैं सीढ़ियां ऊपर चढ़ी, अभी मैं आखिरी ही सीढ़ी पर थी कि श्रेया सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं देखकर हैरान हुई, मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैंने कहा कि तुम जानबूझकर चीख रही थी। वो कहने लगी, हाँ, मैं जानबूझकर चीख रही थी ताकि आप ऊपर आए। और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपने अलावा यहाँ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर उसने मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया था। एकदम से मुझे धक्का दे दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरी चीख निकल गई थी। मैं लुढ़कती हुई बिल्कुल नीचे जाकर गिरी थी। मेरे सर से खून बहने लगा था और मेरे पेट में भी तेज दर्द होने लगा था। मैं दर्द के मारे चीखने लगी और वह सीढ़ियां उतर के आराम से मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट चमक रही थी। कहने लगी, मेरे अलावा मेरे बाप की कोई दूसरी औलाद नहीं हो सकती। यह सुनकर उस वक्त मेरा दिल श्रेया के लिए नफरत से भर गया था।
वह इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती थी? वह अभी सिर्फ 8-9 साल की उम्र की थी और इतनी ही कम उम्र में वह इतनी सातिराना कैसे हो सकती थी? वह मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, मेरी औलाद को खत्म करना चाहती थी। उस समय मेरे घर का दरवाजा खटकने लगा था। मेरी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर पड़ोस की एक औरत हमारे घर आ गई। दरवाजा श्रेया ने ही खोला था और उस औरत के सामने जानबूझकर जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई हैं। देखो ना आंटी, उन्हें क्या हुआ है। वो मासूम बन रही थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। वह पड़ोसन जल्दी से मेरे पास आई। मेरी हालत देखकर वह घबरा गई थी। उसने मुझे उठाकर सीधा किया। मेरा बहता हुआ खून देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई थी। दर्द की वजह से मैं चीख रही थी। उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को फोन किया था। उसने गाड़ी निकाली और पड़ोसन मुझे अस्पताल ले गई। वही हुआ जिस बात का डर था। मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर चुका था। मैं उस दिन बहुत रोई थी। शिवम की भी आंखों में आंसू भर आए थे। फिर भी वह मुझे तसल्ली दे रहे थे। कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो, बच्चा फिर से हो जाएगा। मैं जानती थी अगर उन्हें मैं सच बताऊंगी तो भी वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि श्रेया ऐसी हरकत भी कर सकती है। इसलिए मैं शिवम को कुछ नहीं बताया। बस यही कहा कि श्रेया की चीख पर मैं ऊपर गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। लेकिन मेरे दिल में अब श्रेया के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पहले भले ही मुझे श्रेया से प्यार नहीं था, लेकिन नफरत भी नहीं था। मुझे कोई परवाह नहीं होती थी कि वह मेरे बारे में क्या ख्याल रखती है। लेकिन अब मेरे दिल में श्रेया के लिए नफरत के जज्बात भर चुके थे। जैसे ही मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, शिवम मुझसे कहने लगे कि मुझे 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना है, तुम अपना और श्रेया का ध्यान रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर मेरे सर पर हाथ फेरकर मेरा ख्याल रखने का कहकर दूसरे शहर जा चुके थे। लेकिन मेरे दिल में तो श्रेया के लिए नफरत भरी पड़ी थी। उसने साफ मुझसे कहा था कि वह अपने अलावा किसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने मेरे बच्चे को मार डाला था, एक छोटे से बच्चे को जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। मुझे अपना बच्चा याद आने लगा। जब मैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो मैं अपने बच्चे के दिल की धड़कन को महसूस किया था। उस वक्त मेरे दिल में जो ममता की लहर उठी थी और जो खुशी मेरे अंदर आई थी उसे मैं बता नहीं सकती। लेकिन मेरी खुशी श्रेया के शैतानी काम ने मिट्टी में मिला दी थी। वह 9 साल की होकर इतनी पत्थर दिल थी, तो फिर मैं उस पर कैसे दया कर सकती थी। जैसे ही रात हुई, मैं अपने कमरे में लेटी श्रेया के बारे में ही सोच रही थी। बार बार मुझे अपने मासूम छोटे से बच्चे की मर जाने का ख्याल आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं श्रेया के कमरे का दरवाजा खटखटाती हूँ और उसका गला घोटकर उसे मार डालूं। फिर मेरा अंजाम चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फिर मुझे लगा कि यह तो उसके लिए बहुत ही आसान मौत होगी। जिस तकलीफ से इस समय मैं गुजर रही हूँ, मैं भी उसे वैसे ही तड़प तड़प कर सजा देना चाहती थी। मैंने अपने आंसू साफ किया और उठकर बैठ गई। मैं घड़ी की तरफ नजर देख डाली तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई। श्रेया के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने उसके दरवाजे का हैंडल घुमाई तो दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए खुल गया। वह अपने बेड पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर कहने लगी, आप मेरे कमरे में क्या करने आई हैं? मैं धीरे से चलते हुए उसके सामने खड़े हो गई। मैंने कहा, आज तो तुम बहुत खुश होगी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, जब तुमने यह सुना कि मेरी कोई औलाद होने वाली है, मेरा अपना कोई बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो तुम उस दिन बहुत रो रही थी। मेरी बात पर वह खामोशी से नजरें चुराने लगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक छोटे से मासूम से बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था श्रेया? क्या मैं तुम्हारे बाप की जिंदगी में खुद आई थी? क्या तुम्हारी माँ को मैंने मारा था? मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ, जिसका बदला तुमने मेरे छोटे से बच्चे के साथ लिया? मेरी बात सुनकर वह खामोश थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और खींचकर खड़ा किया। वह कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो।
वरना मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, खामोश हो जाओ, तुम्हारा बाप इस समय घर पर नहीं है कि तुम्हें आकर बचाएगा। तुमने जो कुछ मेरे बच्चे के साथ किया है ना, मैं भी वही तुम्हारे साथ करूंगी। तुम्हें तड़प तड़प कर मारूंगी। मेरी बात सुनकर उसका रंग सफेद पड़ गया था। मैं उसे घसीटकर कमरे से बाहर ले आई। वह अपने आप को मुझसे छुड़वा रही थी। मैंने उसे खींचकर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा भी लॉक कर दिया। वह दरवाजा पीटने लगी, कहने लगी, दरवाजा खोलो, तुमने मुझे क्यों स्टोर रूम में बंद किया है? मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और अपने कमरे का दरवाजा भी मैंने बंद कर लिया। काफी देर तक मुझे दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती रही, चिल्लाने की भी आवाज आती रही कि मेरा दरवाजा खोलो, लेकिन फिर खामोशी छा गई थी। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा ध्यान श्रेया की तरफ जा रहा था। मैंने उसे स्टोर रूम में तो बंद कर दिया था, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत बेचैन था। जब मुझे किसी भी तरह नींद नहीं आई तो मैं नींद की गोलियां खाई और सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तब भी स्टोर रूम का दरवाजा बज रहा था। वह कह रही थी, मुझे बहुत प्यास लगी है, भगवान के लिए मुझे पानी दे दो। मेरा दिल चाहा कि मैं दरवाजा खोल दूं और उसे पानी भी दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था। मैंने लापरवाही से उसकी आवाज को नजरअंदाज किया और किचन में आकर अपने लिए नाश्ता बनाकर नाश्ता करने लगी। वह रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, कहती रही, मुझे भूख लगी है, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे बार बार वह मंजर आंखों में घूम रहा था कि किस बेदर्दी से उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था और उसने मेरे बारे में नहीं सोचा था। जब उसने मेरे बारे में और मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा तो क्यों मैं उसके बारे में सोचती। मैं उसकी सिसकियां सुनती रही, लेकिन रात तक मुझे उसकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी और मेरा दिल अब और भी ज्यादा बेचैन सा होने लगा। मेरे दिल में अब यह भी डर पैदा होने लगा कि वह सच में मर ना जाए। बेशक उसका दिल इतना सख्त था, लेकिन मेरा नहीं था। रात को जब मैं कमरे का दरवाजा खोला तो वह बेजान शरीर के साथ लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्दी से किचन में आ गई, पानी लिया, उसे पानी पिलाया। वो उठकर बैठ गई। फिर मैं उसे अपने साथ लाया और बाहर हॉल में ले आई, वहाँ सोफे पर बिठाया। मैं काफी देर तक उसका सर सहलाती रही। फिर मैंने उसे खाना खिलाया। मैंने कहा, मेरा मकसद तुम्हें जान से मारना हरगिज नहीं था। वह और भी तेज से रोने लगी। वो मेरे हाथ से अब चुपचाप खाना खा रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तुमने कभी मुझे माँ समझा ही नहीं, वरना मैं तुम्हें माँ बनकर बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा रखती। लेकिन तुमने अपने दिल में ऐसी मोहब्बत मेरे लिए नहीं रखी, इसलिए मैं भी पीछे हट गई। मैंने कहा, तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराकर मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें मार ना सकी। शायद मेरा दिल ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले सके। यह कहते हुए मेरी सिसकियां और भी तेज हुई थी। पहली बार उसने अपने कांपते हाथ मेरे सामने जोड़े थे। कहने लगी, मुझे माफ कर दे, मैं आगे से कभी आपके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करूंगी। मुझे लगा मेरे पापा को आप मुझसे छीन लेंगी। यह कहते हुए वह और भी तेज रोने लगी और मेरे गले लग गई। कहने लगी, मम्मी मुझे माफ कर दे। शायद औरत का दिल इतना सख्त नहीं होता। मैं उसे सीने से लगाकर तेजी से भींच लिया और अपना दिल उसकी तरफ से साफ कर लिया, क्योंकि मैं अपने अंदर एक ममता का दिल तो रखती थी। अगले दिन जब शिवम घर आए तो हम माँ बेटी की इतनी मोहब्बत देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं और श्रेया ने उन्हें कुछ नहीं बताया था, बल्कि श्रेया तो अब मुझसे दूर ही नहीं हो रही थी। उसके दिल में शायद मेरे लिए अब सच्ची मोहब्बत भर गई थी। मैं भी श्रेया को अब अपनी बेटी की तरह समझने लगी थी। शिवम बहुत खुश थे। शिवम ने हम दोनों माँ बेटी को अपनी आगोश में समेट लिया। अगले साल मैंने चांद से बेटे को जन्म दिया था और यह देखकर तो श्रेया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह छोटे से बच्चों के साथ खूब बातें कर रही थी, उसे अपना भाई बता रही थी। शिवम की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक प्यारी सी बेटी और एक चांद सा बेटा। मुझे और क्या चाहिए था। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।